friends, welcome to the next class of Learn English with Rosie Vittal. So find out errors में देखते हैं what we have today. You need not to lock all the doors. Need not में जो मिस्टेक होती है उसको हम पहले भी 2-3 बार कर चुके हैं. सो इसमें नीड वाले जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नीड हेल्पिंग वर्ब होता है, मोस्टली ये नेगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं. तो उसमें आप याद रखिएगा कि जब नॉट आ रहा है लास्ट में तो नॉट आपको मना कर रहा है कि टू मत लगाओ. सो यू नीड नॉट लॉक ऑल द डोर्स. मैंने आपको एक दूसरा तरीका भी बताया था कि आप नीड की जगह शुड कुड कुछ भी लगा लो. तो यू शुड नॉट टू नहीं होता, यू कुड नॉट टू नहीं होता, यू कैन नॉट टू नहीं होता. तो यहाँ पर मिस्टेक ये है और ये मिस्टेक अक्सर होती है. लिटिल डू दे नो. लिटिल मैंने आपको बताया था पहले भी कि कोई जब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, यानी जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती, या तो कुछ बहुत अच्छा या कुछ खराब. सो उसके बाद सेंटेंस क्वेश्चन की फॉर्म में आता है. इंग्लिश में अक्सर कुछ भी चीज़ जब ड्रामेटिक हो रही है, यानी उम्मीद के खिलाफ, उम्मीद के विपरीत हो रही है, तो ज़्यादातर केसेस में आप पाओगे कि पहला वाला पार्ट जो है, मतलब जहाँ पर ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए कोई वर्ड यूज़ किया जा रहा है, तो वो सेंटेंस क्वेश्चन की फॉर्म में हो जाता है. जैसे हम कहते हैं सो लेजी आर यू. सो लेजी आर यू, इतने आलसी हो तुम. सो यहाँ पर भी क्वेश्चन आएगा. सो लिटिल डू दे नो, नहीं जानते हैं वो या उन बेचारों को नहीं पता है, दैट द फूड दे ईट, कि खाना जो वे खाते हैं, कम फ्रॉम देयर ओन फील्ड्स, वो उनके अपने खेतों से ही आता है. यानी वो किसी गलत फहमी में है कि खाना कहीं और से आ रहा है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि वो उनके अपने खेतों से ही आता है. अब इसमें क्या है, दैट के बाद सेंटेंस शुरू हुआ, सब्जेक्ट आया द फूड. जब आपको सब्जेक्ट के बाद वर्ब ना दिखाई दे, सीधे ही कोई और व्यक्ति आ रहा है, इसका मतलब होता है कि हमारा मेन सेंटेंस ब्रेक हो गया. इसके बारे में कुछ बताया जा रहा है कि कौन सा फूड, दे ईट, जो. अब हमने यहाँ पर जो के लिए विच कुछ नहीं लिखा, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट होना चाहिए तो वो है. अगर नहीं होता तब हम लगाते विच. सो द फूड दे ईट. अब ये बस इतना ही है, दे ईट इसके बारे में बता रहा है. जैसे ही इसके बारे में बताना ख़त्म होगा तो इसका आगे वाला पार्ट शुरू हो जाएगा, कम. अब ये सेंटेंस द फूड कम गलत है, क्योंकि फूड के साथ यहाँ कम्स आना चाहिए, एस आना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस. सो द फूड कम्स फ्रॉम देयर ओन फील्ड्स. अब हमने यहाँ पर ओन क्यों लिखा, जब जोर देकर कहा जाए. वैसे तो देयर का मतलब भी होता है कि उनके अपने खेतों से, लेकिन शायद वो नहीं चाहते थे कि उनके अपने खेतों से आए, तो बात पर जोर देने के लिए ये लिखा है. ये अकेला नहीं आता अपने के लिए. कुछ स्टूडेंट्स क्या लिख देते हैं कि कम फ्रॉम ओन फील्ड्स. ओन हमेशा बात पर जोर देने के लिए आता है, मतलब पोजेसिव एडजेक्टिव ऑलरेडी है, यानी रिलेशन बताने वाला शब्द ऑलरेडी है, और उसके बाद भी हम ऑन लगा रहे हैं जस्ट टू पुट एम्फेसिस. शी वुड बी अ केयरिंग वुमेन, वो एक केयरिंग वुमेन होती. अब ये आज की बात कर रहा है क्योंकि इसमें केवल वुड दिया है. तो वुड क्या है, विल की सेकेंड फॉर्म, तो ये कंडीशनल टाइप सेकेंड है. कंडीशनल्स को डिटेल में समझना हो तो कंडीशनल पर बहुत सारी वीडियोस हैं, लॉन्ग वीडियोस, वो आप देख सकते हैं. सो शी वुड बी अ केयरिंग वुमेन, वो एक केयरिंग वुमेन होती. इफ़ शी हैड गॉट लव, अगर उसे प्यार मिला होता. अब वैसे तो ये ठीक भी हो सकता है सेंटेंस कि अगर उसको पास्ट में प्यार मिला होता तो आज वो एक केयरिंग वुमेन होती. तो ऐसी सिचुएशन में जब इफ़ पास्ट की बात कर रहा है तो इफ़ के अंदर आपको कंडीशनल टाइप थर्ड का रूल मिलेगा, क्योंकि वो पास्ट की बात कर रहा है. तो आज वो एक केयरिंग वुमेन होती. आज वो केयरिंग वुमेन नहीं है. क्यों, क्योंकि उसे खुद को प्यार नहीं मिला. तो ये क्योंकि आज की बात कर रहा है तो यहाँ पर वुड के बाद हैव नहीं आएगा, जो कि कंडीशनल टाइप थर्ड का रूल है कि वुड के बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म आना चाहिए. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इफ़ क्लॉज तो पास्ट की बात कर रही है और जो उसका परिणाम है वो आज से रिलेटेड हो गया, तो वो ये पार्ट कंडीशनल टाइप सेकंड में बनता है. यानी आप उसमें केवल वुड और वर्ब लगा देंगे, हैव नहीं लगाएंगे. तो ये उस हिसाब से ठीक है. द स्ट्रोंगर अ मैन इज़ द लेसर द प्रॉब्लम्स आर. द स्ट्रोंगर, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इसमें द लगाना कंपलसरी है. वैसे तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ द नहीं आता,
लेकिन इस रूल में लगाया जाता है। तो जितना ज़्यादा मजबूत एक इंसान, एक आदमी होता है, उतनी ही कम प्रॉब्लम्स होती हैं। मजबूत इन द सेंस कि इमोशनली, मेंटली जो स्ट्रांग होता है तो उसको वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम लगती ही नहीं है जो कि एक एवरेज इंसान को लगती है। तो फिर उसके लिए तो प्रॉब्लम्स उतनी ही कम है जितना ज़्यादा स्ट्रांग होता है द फ्यूअर, क्योंकि प्रॉब्लम्स को काउंट किया जा सकता है, वन प्रॉब्लम, टू प्रॉब्लम, तो वहाँ पर काउंटेबल के लिए लेसर नहीं आता। द फ्यूअर द प्रॉब्लम्स आर, मे शी विंस द कॉम्पिटिशन अगेन। अब साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, इसका मतलब किसी के प्रति कोई विश की जा रही है या कोई प्रेयर की जा रही है कि भगवान करे वो कंपटीशन दोबारा जीत ले। अब इसमें हमें क्या कन्फ्यूजन होता है कि हम हिंदी में तो कह रहे हैं भगवान करे, लेकिन इंग्लिश में हमें भगवान दिखाई नहीं दे रहे। तो उसका बहुत आसान तरीका पता लगाने का, आप सीधा वर्ब के पास जाओ, विन। अगर ये काम भगवान ने करना है, भगवान ने जीतना है, तो भगवान को सब्जेक्ट बनाएंगे। लेकिन जीतना किसने? उसने। तो हम इंग्लिश में भगवान लिखेंगे नहीं क्योंकि वो अंडरस्टूड है। सो मे शी विंस द कॉम्पिटिशन अगेन। अब ये सेंटेंस आपको बिल्कुल ठीक लग रहा होगा क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम शी जब सब्जेक्ट हो तो एस या एस लगाते हैं, लेकिन मोडाल्स के साथ कभी भी एस या एस नहीं आता। ये एरर समटाइम्स हमको पकड़ में नहीं आती है। सो बी केयरफुल व्हेन मतलब मोडाल्स में एस और एस का क्या काम। सो मे शी विन, एस नहीं आएगा। द कॉम्पिटिशन अगेन। वी सॉ मैंगोज प्लकिंग, हमने देखा मैंगोज को तोड़ते हुए। जब भी आपने देखा, सुना, पकड़ा ऑब्जेक्ट को तो हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है, मतलब या तो उसको कुछ करते हुए देखा या उसके साथ कुछ होते हुए देखा। सो वी सॉ मैंगोज बीइंग प्लक्ड। मान लिया हम कहीं बस या ट्रेन में जा रहे हैं तो हमने पेड़ देखे आम के, तो हमने आम को तोड़े जाते हुए देखा, तो इसलिए हमने यहाँ पर दा नहीं लगाया क्योंकि हम वी डोंट नो कि वो कौन से आम है, किसके हैं। सो वी सॉ मैंगोज बीइंग प्लक्ड। आईएनजी लगाना कंपलसरी है, पर ये पैसिव वॉइस है तो हमको बी की फॉर्म वो लगानी है जिसमें हम आईएनजी लगा सके, और ये थर्ड फॉर्म। सो वी सॉ मैंगोज बीइंग प्लक्ड। ही डिड नॉट सी एनीबडी एंटरिंग इन द बिल्डिंग। उसने नहीं देखा किसी को भी बिल्डिंग में एंटर करते हुए। ये बिल्कुल इसी वाले रूल का सेंटेंस है। एंटर का मतलब ये होता है अंदर घुसना, तो इसमें इन कभी भी नहीं आता, कोई प्रपोजिशन नहीं आती। अगर हम किसी बिल्डिंग में घुस रहे हैं तो वी डोंट यूज एनी प्रपोजिशन। सो इट शुड बी ही डिड नॉट सी एनीबडी एंटरिंग द बिल्डिंग। दे विल फाइंड ऑल द बसेस, वे पाएंगे किसको? सारी बसेस को। आपने किसी को देखा, पाया, पकड़ा, ये कुछ 5-6 वर्ब्स हैं जिनके साथ पीछे ऑब्जेक्ट के पीछे प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होता है, यानी आईएनजी वाला वर्ब यूज होता है। सो दे विल फाइंड ऑल द बसेस, वो सारी बसेस को पाएंगे, या तो ये करते हुए या बसेस के साथ होते हुए। तो बसेस ही पहुंचेंगी, तो ये पैसिव वॉइस नहीं है, तो ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। पिछले वाले सेंटेंस में भी एक्टिव वॉइस था, ये पैसिव वॉइस था क्योंकि मैंगोज ये काम नहीं कर सकते। आप कहाँ पहुंचे उस जगह के नाम के साथ कभी भी एड प्रपोजिशन नहीं आती, कोई प्रपोजिशन नहीं आती अगर जगह का नाम दिया हुआ है। सो दे विल फाइंड ऑल द बसेज रीचिंग द स्कूल। द स्कूल दैट मीन्स हम किसी पर्टिकुलर स्कूल की बात करें। सो दे विल फाइंड ऑल द बसेज रीचिंग द स्कूल ऑन टाइम। आई हैव ऑलवेज हर्ड यू, मैंने हमेशा सुना है तुम्हें। बीइंग हमिंग, हम होता है गुनगुनाना, तो तुम्हें मैंने हमेशा वही गीत गुनगुनाते हुए सुना है। मैंने हमेशा तुम्हें वही गीत गुनगुनाते हुए सुना है। तो हियर का मतलब होता है कोई चीज़ हमें अपने आप सुनाई दे रही है, और लिसन का मतलब होता है कि हमें पहले से ही पता होता है सामने वाला क्या करने जा रहा है, तो हमें तो नहीं मालूम कि सामने वाला सेम गाना गुनगुनाने जा रहा है। सो आई हैव ऑलवेज हर्ड ही आएगा, यहाँ पर लिसन नहीं आएगा। जैसे आप अभी मेरे, यू आर लिसनिंग टू मी, आप मेरी बात को सुन रहे हो, बिकॉज यू नो वट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। आपको पता है कि मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ, एंड यू फाइंड इट इम्पॉर्टेंट, तो आपको लगता है कि उसको सुनना ज़रूरी है। सो यू आर लिसनिंग टू मी। हियर का मतलब जब हमें कोई चीज़ अपने आप ही सुनाई दे रही है
चाहे हम ना भी सुनना चाहें तो हमारे कानों में वो आवाज़ आ रही है। सो आई हैव ऑलवेज हर्ड यू, ऐसा करते हुए। बीइंग और आईएनजी इकट्ठा नहीं आता, मतलब बीइंग के बाद जो काम हो रहा है उसके साथ भी आईएनजी, ये बीइंग नहीं आएगा। सो आई हैव ऑलवेज हर्ड यू हमिंग द सेम सॉन्ग, मैंने आपको हमेशा वही गाना गुनगुनाते हुए सुना है। द टीचर कॉट, टीचर ने पकड़ा किसको, सम स्टूडेंट्स, ऐसा करते हुए। तो मोबाइल फ़ोन्स कौन यूज़ कर रहा था, स्टूडेंट्स ही कर रहे थे, तो ये एक्टिव वॉइस है, तो दिस इज़ करेक्ट। द टीचर कॉट सम स्टूडेंट्स यूजिंग मोबाइल फ़ोन्स इन द क्लास, टीचर ने कुछ स्टूडेंट्स को मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हुए क्लास में पकड़ा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है यूजिंग। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखा होगा। कुछ नया सीखा हो तो दूसरों को भी सिखाइए, और आप भी आगे बढ़िए और औरों को भी आगे बढ़ाइए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।